हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा आज हम लोग क्लास 10 की एक और एक्टिविटी लेके आए हैं और उसमें हम लोग जानेंगे ढेर सारी बातें क्या क्या होने वाली हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली जो हमारे पास हेडिंग आई है उसमें लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। पहले हमने मेटल्स को रिएक्ट करवाया था, एयर से जलवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मेटल्स को अगर हम एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले क्या कह रहे हैं। तो हमने लिया है कि यहाँ पे मेटल को किससे रिएक्ट करवाया, डाइल्यूट एसिड से। देखिए यहाँ पे जो एसिड लिया जाएगा वो डाइल्यूट लिया जाएगा। डाइल्यूट यानी कि पानी मिला हुआ, और जो कंसनट्रेटेड होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। और एक होता है एक्वस, एक्वस का मतलब भी पानी मिला होता है। और एक होता है नॉन एनाहाइड्रस, उसका मतलब जिसमें पानी ना हो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो मेटल में जब हमने डाइल्यूट एसिड मिलाया तो हमारे पास आया सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये एक बेसिक रिएक्शन है। तो हमने कहा कि कौन सा मेटल ले, तो हमने कहा जिंक ले लेते हैं। बहुत सारे मेटल है हमारे पास। तो हमने कहा एनसीईआरटी में कहा गया है कि अगर हम जिंक को HCl से रिएक्ट करवाएंगे। देखिए हमारे पास एसिड जो एसिड होते हैं वो एसिड कई तरीके के होते हैं। एक होता है HCl, एक होता है H2SO4, एक होता है हमारे पास कौन सा, एक होता है हमारे पास HCl होता है बेटा, एक होता है H2SO4 भी होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर HNO3 भी तो होता है। HNO3 होता है लेकिन लेंगे नहीं बेटा, ठीक है। HNO3 होता है लेकिन लेंगे नहीं, क्यों बता रहे हैं अभी। आप कहेंगे सर ये भी तो H+ दे रहा है तो ये भी एसिड होना चाहिए, बात सही है। लेकिन यहाँ पे अभी HNO3 का काम बताएंगे क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हमने जिंक लिया, फिर डाइल्यूट HCl लिया, उसको जब रिएक्ट करवाया बना जिंक क्लोराइड ZnCl2, सॉल्ट है ये, और निकली हमारे यहाँ से क्या, हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। एरो ऊपर दिखा रहे हैं क्योंकि कोई गैस निकलती है तो एरो ऊपर दिखाते हैं। फिर हमने कहा मैग्नीशियम लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम आता है। फिर मैग्नीशियम को डाइल्यूट, ये भी डाइल्यूट है, डाइल्यूट HCl से करवाया तो क्या निकला, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। बैलेंस हमने कर दिया, जो नहीं किया वो आप अपने से कर लिएगा बैलेंसिंग सिर्फ। तो हमने कहा यहाँ पे MgCl2 निकला, तो हमने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली। हमने कहा अगर हम Al ले, एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करें तो यहाँ पे क्या निकलेगा, AlCl3, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। ये बात सोच लिएगा, इसमें भी रिलीज होगी। अब हम ये कहते हैं कि सर HCl ले सकते हैं, ठीक है, H2SO4 ले सकते हैं, लेकिन HNO3 नहीं ले सकते। सुनिए, HNO3 इसलिए नहीं ले सकते बेटा क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारे पास HNO3 जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ये वो वाला ऑक्सीजन के क्या करता है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, रिलीज करता है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग HNO3 को Al से या मैग्नीशियम से या जिंक से रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ऐसा नहीं है, निकलेगी। लेकिन HNO3 क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलेगी इससे, जैसे कि मान लिए Zn को अगर हमने HNO3 से रिएक्ट करवा भी दिया, ठीक है, हमने कहा H2 निकल रही है गैस, हमने कहा मान लिए निकल रही है, ठीक है, हमने कहा यहाँ पे मान लिए हमारे पास H2 गैस निकल रही है। अगर निकल रही है तो ये क्या करेगा, ये HNO3 जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन को ले लेगा, और H2 + O2 जो बनेगा हमारे पास, वो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वाटर बन जाएगा, यानी कि 2 मोल्स ऑफ H2O, यहाँ बैलेंस कर देंगे। यानी कि HNO3 ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑक्सीजन सप्लाई करने लगेगा तो ये बेचारा हाइड्रोजन निकल रहा था, निकलने वाला ही था, लेकिन ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चिपका के वाटर निकल देगा। इसलिए HNO3 को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है, रिलीज करता है, निकालता है, तो हाइड्रोजन इसको पकड़ के पानी में बदल देता है, ठीक है। अब हमने इसमें से पूछा कि सर इसमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है, हाईली रिएक्टिव कौन सी है रिएक्शन। तो हमने कहा इसको एक तो ये भी पता कर सकते हैं, इस रिएक्शन को ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अगर रिएक्टिविटी सीरीज पता हो। रिएक्टिविटी सीरीज बेटा मैं इधर बना दे रहा हूँ। एक होता है पोटेशियम, ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। ये है हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, आयरन, Pb, लेड। अब हमने कहा ये हमें पता था कि रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं। वैसे कैल्शियम इतना नहीं होता, लेकिन पोटेशियम सोडियम ज़्यादा होते हैं पानी में डालने पे। तो हमने पूछा अगर इसमें से पूछे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो हमने कहा इसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक है।
अगर सोडियम पोटेशियम को हटा के देखें इसके अलावा, तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक ये क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। और हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो एलिमेंट होते हैं वो लेस, कम रिएक्टिव होते हैं। तो हमने कहा अगर देखा जाए तो इसको हटाने के बाद मैग्नीशियम भी थोड़ा सा रिएक्टिव है, अगर इसको हटा दे, क्योंकि ये तो लिया नहीं है, तो हमने कहा इसमें से अगर देखा जाएगा तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो हम कहेंगे भैया इसके बाद अगर ये नहीं है तो इसके बाद मैग्नीशियम आ रहा है, तो यानी कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद हमारा देखेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रखे हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। कौन से सर, नीचे कौन से, हाइड्रोजन से जितने भी नीचे एलिमेंट रखे होते हैं वो सब के सब इतने रिएक्टिव नहीं होते। हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट रखे होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। लेकिन उसमें भी कौन से होते हैं, उसमें भी ये 3 ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उसमें ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट होते हैं। फिर हमने कहा मैग्नीशियम आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा मैग्नीशियम के बाद कौन सा होगा, हमने कहा मैग्नीशियम के बाद इधर कौन सा आ रहा है, एल्यूमिनियम, तो हमने कहा एल्यूमिनियम होगा। फिर हमने कहा एल्यूमिनियम के बाद कौन सा होगा, हमने कहा जिंक। तो ये आप ये भी बता सकते हो कि अगर अरेंज करने को आए तो ये भी बता सकते हो। एक ये तरीका है रिएक्टिविटी सीरीज देख के, और एक ये भी तरीका है कि आप इसमें की जो बना है इसमें आप थर्मोमीटर डाल दो, थर्मोमीटर डाल दो। अभी एक और भी 3.11 वाली एक रिएक्शन है, उसमें भी ऐसे ही कुछ है। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, अगर इसमें चेक करना हो कि कौन ज़्यादा कितना रिएक्टिव है तो इसमें क्या करो, वो डाल दो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का बल्ब देखेंगे तो थर्मोमीटर का बल्ब वहाँ पे दिखा देगा कौन कितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो थर्मोमीटर में रीडिंग लिख के आ जाएगी, तो पता चल जाएगा। वैसे भी हमें पता ही चल रहा है यहाँ पे कि रिएक्टिविटी सीरीज में इसको हटाने के बाद मैग्नीशियम ही आ रहा है यहाँ पे, तो मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। ठीक है, इतनी बात, छोटी सी बात थी। अब हम आते हैं बेटा अपने एक्टिविटी 3.11 की तरफ आते हैं। किधर आते हैं, एक्टिविटी 3.11। उसमें क्या दिया है कि इसमें कहा गया है आपको कलेक्ट करना है, मेटल के सैंपल को कलेक्ट करना है, सिवाय किसके, किसको छोड़ के करना है, आपको सारे, कोई भी मेटल आपको जो अच्छे लगे वो ले लो, सिवाय आप सोडियम और पोटेशियम को मत लेना। ठीक है, कहने लगे आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं, कुछ मेटल के सैंपल लेने हैं, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है और डाल के उसमें रिएक्शन देखना है क्या होगी। लेकिन कह रहे हैं कि आप बाकी मेटल तो ले सकते हो लेकिन सोडियम पोटेशियम को छोड़ के। क्यों, क्योंकि सोडियम पोटेशियम को इसलिए छोड़ के कह रहे हैं बेटा, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, आपने देखा है। और ये अगर हम बच्चों के ऊपर छोड़ दें, इसीलिए कहते हैं कि बड़ों का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसलिए कहा जाता है एक असिस्टेंट टीचर होना ज़रूरी है लैब में। अगर ये हम करवाएंगे तो इससे क्या हो सकता है, कुछ भी उल्टा सीधा हो सकता है, आग लग सकती है। तो इसलिए ये हम सोडियम पोटेशियम को लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब के अंदर प्रेफर नहीं करते, इसलिए क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और अभी हमने बता भी दिया है आपको, तो सोडियम पोटेशियम को छोड़ देते हैं। अब हमने कहा कौन कौन से मेटल ले लें, हमने कहा इस टेस्ट ट्यूब हमने 4-5, आप जितने चाहो उतने टेस्ट ट्यूब ले लो। हमने जो मेटल हमें लगे 3-4 ले लो, उससे काम बन जाएगा, तो हमने 4 ही टेस्ट ट्यूब लिए। तो इन्होंने कहा एक टेस्ट ट्यूब लेना, उसके अंदर मेटल डालना है, तो भैया टेस्ट ट्यूब तो ले लिए 4 लो, 5 लो, 6 लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितने आपको मेटल याद उतने से रिएक्शन करवा दो। लेकिन हमने क्या कहा, फिर हमने सैंपल लिया। सैंपल कौन कौन से लिया, जिंक का लिया, मैग्नीशियम का लिया, आयरन का लिया और कॉपर का लिया। तो हमने जिंक लिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, मैग्नीशियम लिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, आयरन लिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाला, कॉपर लिया, एक टेस्ट ट्यूब में डाला। मतलब इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसको हमने डाल दिया। और उसमें हमने ऐड क्या किया, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट है, पानी मिला हुआ है, कंसंट्रेटेड नहीं है। ठीक है सर, H2SO4 डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, लेकिन HNO3 नहीं डाल सकते। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलना चाहेगी तो HNO3 अपना ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई करने लगेगा, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को पकड़ के वाटर बना लेगी। ठीक है, तो हमने ये सारे सैंपल डाल दिए। ठीक है, हमने ये सारे सैंपल डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी रिएक्शन देखना है। ठीक है, क्या देखना है, रिएक्शन देखना है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मैग्नीशियम को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फिर हमने Fe आयरन को लिया, आयरन को HCl से कराएंगे, क्या निकलेगा, FeCl2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बहुत ही छोटी छोटी रिएक्शन है। कॉपर को HCl से करेंगे, ये सारे HCl डाइल्यूटेड है, पानी में मिले हुए हैं। डाइल्यूट का मतलब पानी में मिले हुए हैं। तो हमें क्या निकला, CuCl2 और H2 निकला। फिर जिंक को लेंगे, जिंक को करेंगे HCl से, तो बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब क्या देखना है सर, अब क्या देखना है इसमें, तो हमने देखा ये सारे के सारे जो रिएक्शन है ये सारी क्या कर रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रही है। अब हमने इसमें पूछा गया कि इसमें आप बताओ कि इसमें जो रिएक्शन है सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव कौन सी है। या तो एक तरीका है, ये देख लो रिएक्टिविटी सीरीज कौन सबसे ऊपर रखा है,
तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। या तो ऐसे पता कर लो, या अब इसको पता करने के लिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सारे सैंपल को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के HCl मिला के फिर उसका टेम्परेचर नापने के लिए हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, लटका देना पड़ेगा, थर्मोमीटर अंदर डाल देना पड़ेगा। तो थर्मोमीटर डाल दोगे, थर्मोमीटर का बल जैसे ही इसके अंदर जो बना है हमारे पास, इसके अंदर जब बन जाएगा हमारे पास, तो इसके अंदर थर्मोमीटर डाल दो, एक एक करके चेक कर लो, उसकी रिएक्टिविटी पता चलेगी कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उस पर थर्मोमीटर पे टेम्परेचर लिखे आ जाएगा। लेकिन या एक ये तरीका है कि आप रिएक्टिविटी सीरीज देख लो, हाइड्रोजन के ऊपर वाले रखे वाले एटम कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और हमने ये बता भी दिया ऊपर वाले ज़्यादा होते हैं 2, फिर इसके नीचे वाले थोड़े कम होते हैं, तो एक के नीचे एक अरेंज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है विच मेटल रिएक्टेड विगोरियसली विद डाइल्यूट HCl। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपने रिएक्शन करा है इन सैंपल का, इन सैंपल में से ऐसा कौन सा सैंपल है, ऐसी कौन सी रिएक्शन है इन सब में से कि डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा के कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट निकल रही है यहाँ से। इस रिएक्शन में भी हीट निकल रही है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर हमारे हिसाब से देखिए, इसको अगर सोडियम पोटेशियम को हटा दे, उसके नीचे वाले भी तो रखे हैं। नीचे वाले कैसे? नीचे वाले भी रिएक्टिव हैं, माना कि लेस रिएक्टिव है लेकिन है तो रिएक्टिव, इसके नीचे ही तो आ रहे हैं, लेस है। लेकिन यहाँ पे ये लेस रिएक्टिव को HCl से करा रहे हो तो इसमें भी हीट रिलीज हो रही है, तभी तो हाइड्रोजन गैस बाहर बबल के फॉर्म में निकल रही है। तो ये भी एक्सोथर्मिक है और ये भी थोड़े से रिलीज करते, हीट एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें से ऐसा कौन सा सैंपल है, इसमें से ऐसा कौन सा सैंपल है जो ज़्यादा जल्दी से हीट निकालेगा, ज़्यादा विगोरियसली का मतलब भारी भरकम मात्रा में हीट रिलीज करेगा और एक्सोथर्मिक होगा। तो हमने कहा इसमें से अगर देखेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में चेक कर ले रहे, या तो थर्मोमीटर डाल के चेक कर ले, हमने कहा रिएक्टिविटी से सीरीज चेक कर ले रहे। तो इसको हटा के देखिए मैग्नीशियम ही ऊपर आया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। इसका आंसर क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्यों है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में इसको हटाने के बाद अगर तीन ही मेटल है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक, ठीक है सॉरी मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन, तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम सोडियम के बाद कौन सा आता है? भैया मैग्नीशियम आता है। उसके बाद कौन सा आता है? मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम, तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम नहीं है। जिंक की बात करी, उसके बाद जिंक आएगा, यानी कि मैग्नीशियम के बाद जिंक आएगा। जिंक के बाद आप ऐसे अरेंज कर लेना खुद से, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होगा, हाईली जो एनर्जी रिलीज करेगा वो मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में एनसीईआरटी में कुछ पैराग्राफ में लिखा है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये याद रखने का। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपसे, एक और हम चीज़ बता दे रहे हैं कि ये याद रखिएगा। अगर आप यहाँ पे कहते कि सर इसकी जगह पे अगर हम सोडियम लेते तो सोडियम भी हाइड्रोजन गैस निकालता, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तो पहले ही रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव, ऊपर से आप उसको और HCl से रिएक्ट करवा रहे हो तो भैया आग लग सकती थी, इसलिए ये हम लोगों ने सोडियम पोटेशियम को नहीं लिया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस, अब नीचे का पैरा देखिएगा, हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ये कह रहे हैं जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, तो यहाँ पे ये इवॉल्व होके ये मेटल से रिएक्ट नहीं करती, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है? HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं है, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं है जब ये मेटल रिएक्ट करता है किससे? HNO3 से। क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया HNO3 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑक्सीजन निकाल के दे रहा है, इसमें निकलने वाली थी, लेकिन इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को पकड़ के वाटर बना दिया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ बिकॉज, क्यों? क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो कोई भी मेटल अगर हाइड्रोजन निकालना चाहेगा तो वो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बना लेगा, तो ये गलती हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ बिकॉज HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा और प्रोड्यूस क्या करेगा? वाटर। देखिए वाटर प्रोड्यूस करेगा एंड इटसेल्फ रिड्यूस, और खुद से ही क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और क्या बना लेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO बना लेगा, N2O बना लेगा, ठीक है, कुछ भी अपने से कोई भी ऑक्साइड बना लेगा। फिर लिख रहे हैं मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ इट वेरी डाइल्यूट HNO3 टू
इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो HNO3 से रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस ही निकालते हैं। हमने कहा कौन से? हमने कहा हमारे पास मैग्नीशियम है और मैंगनीज है। ये जब HNO3 से रिएक्ट होते हैं तो ये हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस ही निकालते हैं। ये एक ऐसा मेटल है। लेकिन हमने कहा मैग्नीशियम भी तो मेटल है, मैंगनीज भी तो मेटल है, तो इसको भी हाइड्रोजन गैस अगर निकालेगा तो HNO3 अपना ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, तो वाटर बन जाना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंगनीज और मैग्नीशियम को ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में लिया है। किस फॉर्म में लिया? ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में लेंगे, क्योंकि डाइल्यूटेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिला होगा, इसमें डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा। क्योंकि हमारे पास जो होगा मैंगनीज और मैग्नीशियम से जब रिएक्ट करेंगे तो HCl ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो देखिए यही लिखा है, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फास्टेस्ट, और इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसा होगा? बनने का फॉर्मेशन कैसे होगा? कम होगा या स्लो होगा? फास्टेस्ट होगा। बबल्स इन केस ऑफ मैग्नीशियम, और इसमें क्या निकलेगा? मैग्नीशियम के यहाँ पे क्या निकलेगा? बबल्स निकलेगा। किसके केस में? मैग्नीशियम के केस में। अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी वाली? ये बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम ये वाले की। ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं बबल्स के फॉर्म में। अगर बबल्स के फॉर्म में क्यों निकला? भैया हाइड्रोजन गैस निकल रही है पानी में से। अगर बबल्स निकले तो समझ जाओ वो हाइड्रोजन ही गैस होगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पानी में सॉल्युबल नहीं होती है इतनी। ठीक है। फिर क्या होगा? द रिएक्शन ऑल्सो एक्सोथर्मिक, और ये रिएक्शन जो होगी हमारी कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिलीज करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिलीज करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्यों एक्सोथर्मिक होगी? माना कि मैग्नीशियम हमारा लेस रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को अगर हटा के देखें तो सोडियम पोटेशियम से नीचे मैग्नीशियम आता है, और मैग्नीशियम को रिएक्ट करने पे तो देखेंगे ये रिएक्टिव है, एक्सोथर्मिक है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। फिर इन्होंने कहा रिएक्टिविटी डिक्रीजेस हो जाएगी। हमने कहा कैसे? हमने कहा अगर यहाँ पे देखेंगे इन सारे मेटल को तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी कम होगी और किसकी सबसे ज़्यादा होगी? तो हमने देखा सबसे जो कम होगी वो आयरन की होगी, जिंक की होगी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। ये मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको अगर आप हटा दो तो मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। तो पहले आया मैग्नीशियम, फिर आएगा क्या हमारे पास? मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा? एल्युमिनियम। ठीक है। एल्युमिनियम आएगा। एल्युमिनियम खैर इसमें लिया नहीं, अगर आप एल्युमिनियम भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा? जिंक। देखिए जिंक आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? Fe। देखिए Fe आ गया यहाँ पे। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप चाहो जितने टेस्ट ट्यूब ले लो। ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। और एक बात और याद रखना कि यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, वो यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे लिखा है कि कॉपर बबल्स नहीं बनाएगा। ठीक है। कॉपर जो होता है वो बबल उसमें नहीं दिखेंगे, और उसका टेम्परेचर अनचेंज सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉपर को आप रिएक्ट कराओगे HCl से, ऐसा नहीं है, उसमें से भी निकलना चाहेगी हाइड्रोजन गैस, लेकिन कॉपर जो होता है डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं होता है। जब रिएक्ट ही नहीं होगा, जब कॉपर HCl से रिएक्ट ही नहीं होगा तो उसमें से बबल्स कैसे निकलेंगे? बबल्स तो तब निकलते हैं जब हाइड्रोजन गैस निकलती है। बबल्स किस फॉर्म में बनते हैं? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो पता चलता है कि हाँ बबल्स निकल रहे। जब वो बबल्स, जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो वो कहाँ से बबल्स देगा? और उसका मतलब वो एक्सोथर्मिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन गैस निकलती तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती। ना वो बबल्स दे रहा है, ना हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा डाइल्यूट HCl से कॉपर को रिएक्ट करने पे, मैं आपको बता दे रहा हूँ उधर लिख के। ठीक है। मैं बेटा ये मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना। अगर आप कॉपर को डाइल्यूट HCl से रिएक्ट भी करवाओगे, ये डाइल्यूट है, ठीक है, इसको आप रिएक्ट भी कराओगे तो आप कहोगे CuCl2 बनेगा और H2 गैस निकलेगी। लेकिन ये यहाँ पे निकाल ही रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता। सर क्यों नहीं करता है? उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे फिर से देता हूँ। ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे ये यहीं पे दे देता हूँ आपको। यहाँ पे इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बेटा। ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना रिएक्टिविटी सीरीज क्या क्या होती है बेटा।
देखो बेटा यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। अब हमने कहा कि Cu डाइल्यूट HCl से रिएक्ट ही नहीं करेगा। जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस ही नहीं रिलीज करेगा। जब हाइड्रोजन गैस ही नहीं रिलीज करेगा तो बबल्स के फॉर्म में वो दिखेंगे नहीं। जब बबल्स के फॉर्म में दिखेंगे नहीं तो टेम्परेचर नहीं ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो टेम्परेचर सेम रहेगा। टेम्परेचर क्यों सेम रहेगा, क्योंकि ये इससे रिएक्ट होता नहीं है। हमने कहा होता है अगर ये हाइड्रोजन गैस निकालता, और निकालता भी है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये जो कॉपर है, कॉपर से रिएक्शन होगी नहीं, यानी कि कॉपर और डाइल्यूट HCl का रिएक्शन होगा नहीं। देखो हमने कहा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखे वाले मेटल, ऊपर रखे वाले मेटल जितने भी होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे रखे वाले मेटल, देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर रखे वाले मेटल, हाइड्रोजन से ऊपर लो Pb और ये ऊपर की तरफ, सारे के सारे रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे रखे हुए मेटल ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। ऊपर रखे वाले मेटल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। ऊपर वाले के पास इतनी पावर होती है कि नीचे वालों को दबा सकता है, नीचे वालों को क्या कर सकता है, वो कुछ भी डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन नीचे वालों की इतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है कि ऊपर वालों को ऊपर वालों को डिस्प्लेस कर दे। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, कॉपर। कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे, और HCl में हाइड्रोजन कहाँ है हमारा, हाइड्रोजन ऊपर है। तो देखिए हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर। एक ये रीजन हो गया कि कॉपर हाइड्रोजन को HCl जो साथ में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके HCl को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, ये रिएक्शन होगी नहीं। और दूसरा रीज़न क्या है हमारे पास, पहली बात तो क्योंकि इसमें बबल्स नहीं बन रहे, ठीक है। क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, इस वजह से, ठीक है। एक ये रीज़न हुआ। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस निकालता भी तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करती, इससे मिलके जैसे कैल्शियम में हाइड्रोजन गैस वहाँ पे चिपके जा रही थी, तो ये हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इस कॉपर से मिलने के बाद ये नीचे बैठ जाएगी, अगल बगल के टेस्ट ट्यूब में चिपक के नीचे बैठ जाएगी, सिंक हो जाएगी। तो वो इतना ज़्यादा रिएक्शन होगा नहीं, हाइड्रोजन ऊपर जाएगा नहीं। जब हाइड्रोजन ऊपर जाएगा नहीं तो बबल्स दिखेंगे नहीं, बबल्स दिखेंगे नहीं तो टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट होगी नहीं, हीट होगी नहीं तो टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं होती है। बस इतना सा करना था आपको, ठीक है। तो इसको नोट करिए। अब देखिए बेटा आपके पास जो आया है एक्टिविटी 3.12, 11 कर लिया, 3.12, इसमें क्या लिखा है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ये कह रहे हैं एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से अगर हम रिएक्ट करवाएं, एक मेटल को अगर दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। एक मेटल है, उस मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से अगर रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। हमने कहा ठीक है। तो आप अपनी बुक में देखिएगा बेटा, ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या किया गया है, एक बड़ा सा लकड़ी का, आप देखते होंगे अपनी लैब में, लकड़ी का बड़ा सा हमारे पास क्या स्टैंड है, और स्टैंड के बीच में 2 होल है। यहाँ पर बेटा 2 होल है, ठीक है। यहाँ पे 2 होल आए हुए, ऐसे 2 होल आए हुए, ठीक है, ऐसे। ये थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, 2 होल आए। उस 2 होल के बीच में हमने एक टेस्ट ट्यूब लगाया, फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब लगाया, यहाँ तक के, ठीक है। लकड़ी के स्टैंड में रखा हुआ, ये सामने से खुला हुआ है स्टैंड, सिर्फ लकड़ी का स्टैंड ऐसे है, ऐसे, और उसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब लगा दिए, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इन 2 टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉर्क लगाया, कॉर्क क्या, रबड़ से लगाया, ताकि अंदर कोई सॉल्यूशन वगैरह डालेंगे तो कुछ होगा। तो कॉर्क लगाने से पहले भी सॉल्यूशन भरना पड़ेगा। तो पहले हमने सॉल्यूशन लिया, कौन कौन सा, एक में लिया फेरस सल्फेट FeSO4 सॉल्यूशन डाला, और एक में हमने डाला किसमें, एक में हमने डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। CuSO4 जो होता है उसको A माना, पहले वाले टेस्ट ट्यूब को A माना, CuSO4 जिसमें भरा, और दूसरा जिसमें FeSO4 डाला उसको B माना, A और B, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा B वाला है फेरस सल्फेट, उसके अंदर हमने एक कॉपर वायर डाल दिया। देखिए थ्रेड्स है, ये जो आया है थ्रेड है, ये जो आया हुआ है ये थ्रेड है। थ्रेड से हमने बांध के कॉपर को, थ्रेड से हमने बांधा, हमने थ्रेड लिया, थ्रेड से बांध के इसके अंदर लटका दिया, किसके सॉल्यूशन में, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये क्या है, कॉपर का वायर है, कॉपर वायर है, और बांध करके हमने ढक्कन लिया, उसको यूं बंद कर दिया, ठीक है। ये कॉर्क लगा हुआ है, ये जो डार्क हुआ है कॉर्क रबड़ का होता है, शीशे में टेस्ट ट्यूब में लगा देंगे, शीशे का टेस्ट ट्यूब होता है उसमें लगा देंगे। अब अंदर कुछ रिएक्शन होगी तो पूरी गैस पास ना हो जाए, इसलिए कॉर्क लगाया है, ठीक है।
अब क्या होगा हमारे पास, यही दूसरा हमने लिया एसिड टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डालने के बाद उसमें क्या डाला, आयरन नेल। आयरन नेल यानी कि Fe। आयरन नेल समझते हैं, आयरन नेल का मतलब होता है कील, जिसको कहते हैं कील, ठोकते नहीं है जो कारपेंटर वगैरह होते हैं, वो कील डाल दी। कील को थ्रेड से बांध के बाहर ले आए और उसको भी कॉर्क से बंद कर दिया और दोनों को स्टैंड में लगा दिया। स्टैंड में लगाने के बाद इसको नाम दिया, एक को टेस्ट ट्यूब ए, इसको नाम दिया टेस्ट ट्यूब बी दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों की रिएक्शन देखना है कि अंदर जो रिएक्शन हो रही क्या हो रही है, अंदर जो रिएक्शन हो रही है। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस, तो अंदर क्या क्या रिएक्शन हो रही है उसको देखना है। तो हमने देखा यहाँ पे पहला जो लिया था Fe इसका लिया था क्योंकि आयरन नेल है। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe। कौन से स्टेट में है, सॉलिड के स्टेट में पाई जाती है, तो सॉलिड लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, अंदर सॉल्यूशन कौन सा था, CuSO4, क्योंकि हमने आयरन लिया था Fe और हमने डाला था अंदर क्या, अरे आयरन नेल का मतलब कील, और आयरन को कहते हैं Fe, सिंबल होता है। और उसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा था, कॉपर सल्फेट CuSO4, जो किसमें था, एक्वस में था। एक्वस यानी कि पानी मिला हुआ भी था। ठीक है, फिर हमने डाला, और ये याद रखिएगा CuSO4 का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का किस वजह से होता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की वजह से ब्लू होता है, क्योंकि कॉपर का जो कलर होता है ब्लू होता है। ये जब इससे रिएक्ट होने लगा तो धीमे 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 ब्लू कलर फेड होने लगा, ब्लू कलर हटने लगा, ब्लू कलर झड़ने लगा, फेड होने लगा। देखिए फेड होने लगा, ब्लू कलर फेड, और ये बनाया यहाँ पे FeSO4 बनाएगा, FeSO4 और Cu निकल जाएगा। और FeSO4 जो बेटा बनेगा, FeSO4 जो बनेगा वो हमारा लाइट ग्रीन कलर का बनेगा, क्योंकि यहाँ से कलर हमारे हटते 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 Fe से रख के लाइट ग्रीन कलर का बन रहा है। ठीक है, हमने कलर आपको निकालना बताया था कि कैसे निकालते हैं, आप देख लेना, पीछे के हमारे लेक्चर हैं कुछ। ठीक है, तो ये लाइट ग्रीन का निकलेगा और ये क्या करेगा, ये Cu को बाहर फेंक देगा। तो हमने देखा ये FeSO4 के साथ ही क्यों रिएक्ट हुआ और ये Cu क्यों निकला, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज पे। ये हमारी बेटा है रिएक्टिविटी सीरीज है। इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के ऊपर रखे वाले एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। माना कि इसमें से कुछ होते हैं कुछ लेस होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर रखे वाले एलिमेंट ऐसा समझो उसकी पावर ज़्यादा होती है। ऊपर वाले एलिमेंट की ताकत इतनी होती है कि नीचे वाले एलिमेंट जितने भी होते हैं, ऊपर वाले एलिमेंट, हाइड्रोजन से ऊपर रखे हुए एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, खिसका देते हैं अपनी जगह से, इतनी ताकत होती है। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे रखे वाले एलिमेंट की इतनी ताकत नहीं होती कि ऊपर वाले को खिसका सके। तो देखो यहाँ से Fe हमारा है और एक Cu है, तो Fe कहाँ पे है, Fe ये है, ये Fe है, और Cu कहाँ है, Cu ये। तो देखो Fe के पास इतनी ताकत है कि Cu को ढकेल दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है Cu। तो यानी कि Fe ने Cu को ढकेला, तो देखो Cu बाहर निकल गया और साथ में SO4 के साथ चिपक गया Fe। तो देखो Cu के पास इतनी ताकत है कि ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, और इसको डिस्प्लेस करेगा तो बेचारा कॉपर बाहर आ जाएगा और ये FeSO4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, FeSO4 बना लेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कोई पूछे कि रिएक्शन कौन सी है, तो देखिए रिएक्शन नेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस इतना लिख दिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये याद कर लिएगा कि इसके ऊपर वाले डिस्प्लेस कर सकते हैं नीचे वाले को, नीचे वाले नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने कहा ये बताइए, फिर Zn से करा, फिर हमने कहा अगर Zn, अब Zn कहाँ है हमारे पास, Zn कौन सा है हमारे पास, अब देखिए Zn प्लस FeSO4। फिर हमने कहा यहाँ पे Zn तो नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ZnSO4। तो यहाँ पे जो रिएक्शन करवा रहे हैं अब हमने Zn से करवा के देखा। अब देखिएगा थोड़ा सा एक हम एग्जाम्पल ले लिया, हमने कहा Zn प्लस FeSO4। अब Zn भी एक मेटल है हमारा, ठीक है, अब Zn भी हमारा क्या है, मेटल है। तो हमने कहा अगर इफ Sc4 को, FeSO4 को अगर Zn से रिएक्ट करें तो क्या होगा, तो हमने कहा ZnSO4 हो जाएगा और Fe को बाहर निकाल देगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि Zn Fe को डिस्प्लेस कर सकता है, तो Zn तो ये है और Fe नीचे रखा हुआ है, तो यानी कि डिस्प्लेस कर सकता है। ये रिएक्शन सही है क्योंकि रिएक्टिविटी में Zn ऊपर है और नीचे Fe है, तो ये Zn Fe को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बनाएगा और Fe बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है। अब जो पूछा गया है यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, Cu और Fe। ये जो बेटा है ये एक और एग्जाम्पल लिया गया कि अगर हम इससे भी करवा दें तो क्या होता है, इसमें इसका पार्ट नहीं है। तो हमने कहा विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और आयरन। अपना ऑब्जर्वेशन बताइए कि हमारे पास कॉपर और आयरन में, कॉपर और आयरन में, तो हमने कहा कॉपर और आयरन में देखेंगे, ठीक है,
ये FeSO4 का सॉल्यूशन था, इसके अंदर कॉपर का वायर डालना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, आप लोग एक काम करिए कि इसके अंदर कॉपर का वायर लेना पड़ेगा। Zn हमने ले लिया है, कि Zn नहीं है, ये कॉपर से रिएक्शन करवाया है, ठीक है। तो ये बनेगा CuSO4, ठीक है। वो गलती से हमने लिख दिया Zn। देखिए अब यहाँ पे दूसरा भी तो लिया था, कॉपर सल्फेट, ये जो हम लोगों ने लिया था, इसके अंदर ये वाला, ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा था, FeSO4। अब FeSO4 ये वाला भी तो करना पड़ेगा, ये वाला तो रिएक्शन हो गई है ना। FeSO4 को, FeSO4 आयरन क्या होता है, Fe होता है। CuSO4 कहाँ से है, इसका सोल्यूशन था। अब इसके बाद इसमें भी तो देखना है, ये तो हम लोगों ने करा ही नहीं, वो हमने Zn ले लिया था, Zn नहीं है, Cu है। अब देखिएगा बेटा, यहाँ से अब हमने कहा दूसरी रिएक्शन देखते हैं। फिर हमने कहा अगर Cu FeSO4 दूसरे टेस्ट ट्यूब में, इसमें क्या भरा हुआ है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, ये कौन सा है, B वाला है। अब हमने कहा इसमें अगर हम कॉपर का वायर डाल दें, ये बेटा लटका के यहाँ पे कॉपर का वायर डाल दिया है। इस कॉपर के वायर में, इस कॉपर के वायर को अगर हम FeSO4 के साथ करेंगे तो क्या CuFe को डिस्प्लेस करेगा, तो हम देखते हैं। तो हमने निकाला CuSO4 और Fe निकल के आया। तो हमने कहा अब देखते हैं कि Cu कहाँ पे है। Cu बेटा ये है, और Fe कहाँ है, Fe ये है। तो यानी कि नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी कि ये रिएक्शन रॉन्ग है, ये रिएक्शन रॉन्ग है। Fe जो था हमारा और CuSO4 था, तो Cu जो है Fe को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि Cu रखा है हाइड्रोजन से नीचे और Fe है ऊपर, तो इस वजह से Cu ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये रिएक्शन वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड, ये रिएक्शन होएगी नहीं। हाँ अगर ऐसा होता कि CuSO4 होता, ठीक है, CuSO4 होता और यहाँ पे Fe रखा होता, मान लिया ऐसे, ये अगर होता Fe प्लस CuSO4 होता, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बनता FeSO4 और Cu, जो अभी बना है आपका, ठीक है। इसको बनाने की ज़रूरत क्या है, ये कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ को हमने देखा, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई कि हमारा यहाँ पे कॉपर FeSO4 को, कॉपर सल्फेट जो कॉपर वायर डाला था इसके अंदर, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि आप ये बताइए विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और आयरन। कॉपर आयरन के दो जो आपने एग्जाम्पल लिए, एक कॉपर इसमें डाला था और इसमें आयरन डाला था, इसमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो बेटा ज़्यादा रिएक्टिव हम देखने के लिए हम देखेंगे कि Fe ऊपर है, H के प्लस हाइड्रोजन के ऊपर एक्टिविटी सीरीज में, या Cu है। तो हमने देखा हाइड्रोजन के ऊपर Fe है, तो Fe ज़्यादा होगा। Cu का है, Cu नीचे है, तो Cu कम रिएक्टिव होगा। तो हमने लिखा यहाँ पे आंसर आयरन, Fe को तो कहते हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर इट डिस्प्लेस कॉपर, जिस कारण ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन का नाम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको कहा था मेटल A, इसको कहा था मेटल B। मेटल A को अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, कौन से सॉल्ट से, इसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, इसका सॉल्ट का सॉल्यूशन कौन सा था, देखिए ये था, इसके सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो मेटल A क्या करेगा, इस वाले को डिस्प्लेस करके ये बना लेगा सॉल्ट सॉल्यूशन A, और यहाँ पे डिस्प्लेस करके मेटल B बाहर निकल जाएगा। यानी कि मेटल A मेटल B को डिस्प्लेस कर देगा, मेटल A डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि मेटल A में आयरन है और मेटल B में कॉपर है। किसको डिस्प्लेस कर देगा, मेटल B को। देखो निकल के बाहर आ गया। बेटा जो हमने जिंक लिया था Zn, वो Zn नहीं है, यहाँ पे असल में कॉपर था, ये कॉपर का वायर डाला था, वहाँ पे हमने Zn ले लिया था। Zn ना करना Zn ना करना, Cu कर देना, ठीक है। इसको बेटा आप लोग नोट करिए जल्दी से, और ये रिएक्टिविटी को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बेटा आप लोग के पास क्वेश्चन आंसर आए, एक्टिविटी 3.12 जो भी थी आप लोगों ने किया। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपको आपकी बुक से पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन जो बेटा आपकी बुक में लिखा है, वाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। ये कह रहे हैं हम केरोसिन जो सोडियम होता है या पोटेशियम होता है, पोटेशियम सोडियम को दोनों ही को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। क्योंकि इसलिए लगते हैं क्योंकि अगर सोडियम और पोटेशियम, तो पहले देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम पोटेशियम जो होता है क्या होता है, ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। पहली बात तो ये पता ही है सबको, हाईली रिएक्टिव होता है। अगर उसको हल्का सा भी मॉइस्चर मिल जाएगा तो वो उससे क्या करेगा,
मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और आग पकड़ लेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहला आंसर लिखते हैं बिकॉज इट कैचेस फायर, वो आग पकड़ सकता है, एंड हाईली फ्लेमेबल इन द नेचर, और जो हमारा नेचर होगा उसमें ज़्यादा जल्दी जलने लगेगा क्योंकि अगल बगल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और हीट लगा लेगा क्योंकि वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्या देते हैं, दूसरा क्वेश्चन बेटा यहाँ पे लिखा है राइट द क्वेश्चन आयरन विथ स्टीम। आयरन को आपको रिएक्ट करवाना है स्टीम के साथ, उसकी इक्वेशन लिखिए। H2O जो लिखा है उसको वाटर मत समझिएगा, ये स्टीम है, यानी कि स्टीम बनती किसकी है, पानी की होती है तभी तो बनता है, वाटर थोड़ी ना है। तो यहाँ पे आयरन को स्टीम यानी कि वाटर से रिएक्ट करा तो निकलेगा Fe3O4 और 4H2O, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये हमने 4-4-3 बैलेंस कर दिया, आप देख लेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन केस में भी आता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है हमारी, ये इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा हमारे पास। ये इसीलिए दो साइन लगाए हमने, एक यूं और एक यूं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जितना होगा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा हमारा, ठीक है। ये ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल है, 11th में पढ़ेंगे आप लोग। दूसरा देखिए, दूसरा इन्होंने किससे रिएक्शन करवाया है, कैल्शियम को इन्होंने रिएक्शन करवाया है कैल्शियम का वाटर के साथ। कैल्शियम का पहले रिएक्शन कराया वाटर के साथ, फिर पोटेशियम का रिएक्शन कराया वाटर के साथ। तो कैल्शियम को वाटर के साथ किया था तो क्या निकला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। फिर पोटेशियम को हम करेंगे वाटर से, कौन सा वाटर था, कोल्ड वाटर था, क्या निकलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब एक बात मैं आपको एक चीज़ पढ़ के बता रहा हूँ, उसको समझिएगा आप। तो मैं यहाँ ये कह रहा था बेटा कि कैल्शियम और पोटेशियम को वाटर से रिएक्ट करने पर बनेगा, एक बार बनेगा कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट करने पे, कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम को करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही कोल्ड वाटर लिए हैं। क्यों कोल्ड वाटर लिए, क्योंकि भैया कैल्शियम तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इसको इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं करते, फिर भी इसको कोल्ड वाटर से करवाएंगे, कोल्ड वाटर से नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। और पोटेशियम जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको कोल्ड वाटर से करवाएंगे, ठीक है। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या अपनी भाषा में आप फेमस नाम बता दो, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन बेटा आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ बेटा, आप में टेबल बनी होगी तीसरे क्वेश्चन में और ABCD करके आपको दिया होगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, आप देख लेना, टेबल मैंने यहाँ नहीं बनाई है बेटा, इसमें नहीं आ पा रहा था। तो टेबल में पहले आपको दिया आयरन सल्फेट, कॉपर सेकेंड सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और ABCD करके दिया है। तो इसमें से पूछा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा था। अभी हमने जस्ट इसकी रिएक्शन की थी, टेस्ट ट्यूब वगैरह फंसा के, ठीक है। तो उसमें से पता चला था हमें कि कौन सा मेटल था, ए मेटल जो था वो क्या कर रहा था, बी को डिस्प्लेस कर दे रहा था। ए मेटल जो था हमारा वो बी को डिस्प्लेस कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे जो बी की बात हो रही है वो बी यहाँ पे आयरन की बात हो रही है। अगर आप अपनी टेबल देखेंगे NCERT में तो बी वाला आयरन है, तो बी वाला जो एलिमेंट है हमारा वो आयरन है। और आयरन क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखा होता है, तो ये नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसीलिए कहा आयरन जो होता है वो डिस्प्लेस कर देगा। अब ये कैसे पता चला कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो बेटा बी वाला देखिएगा, वहाँ पे लिखा है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के बाद वहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं, कॉपर सल्फेट देखिए नीचे आता है, ठीक है। फिर जिंक सल्फेट कहाँ आता है हमारा, जिंक सल्फेट यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट को क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन का अगर हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे तो ये आयरन जो है बी वाला है, बी वाले पॉइंट का है, आयरन डिस्प्लेस कर देगा किसको, आयरन जो है हमारा Fe डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी इज द मोस्ट रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा पहली बात तो। और एज इट हैज़ डिस्प्लेस द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग्स द सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन है उन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और सबको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर पूरी टेबल में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, वो आयरन ही है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो बेटा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, What would you observe if B is added to a solution of copper second sulfate solution? अगर हम B वाले को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे तो आप क्या इससे समझते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन नहीं है ज़्यादा, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो बेटा यहाँ पे लिखा है इफ़ B इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, B क्या था हमारा, आयरन था। तो हमने कहा आयरन को अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा,
कौन डिस्प्लेस होगा, तो देख लेते हैं, इससे पहले भी अभी रिएक्शन की थी। तो B इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देन इट विल डिस्प्लेस द कॉपर। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर रखा है आयरन ये, और कॉपर कहाँ रखा है, कॉपर यहाँ रखा है, कॉपर ये रखा है और आयरन ये रखा है, तो आयरन नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है देन इट विल डिस्प्लेस द कॉपर बिकॉज, क्यों, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ऊपर रखा हुआ है हाइड्रोजन से। इसकी ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी कर दी, FeCuSO4, तो Fe क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस करके Cu को इधर भगा देगा, तो ये क्या कर देगा, Cu बाहर आ जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान सा आंसर था, ठीक है। फिर थर्ड वाले में देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सब लगाने हैं ABCD, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो हमने कहा सबसे ज़्यादा आयरन ही है, क्योंकि हमने अभी कह दिया था कि आयरन सबसे ज़्यादा है, तो आयरन होगा। उसके बाद ए वाला आप देखिएगा, ए वाला उसमें कोई दिया होगा, रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि हमने एक बता दिया बी वाला कौन है, आयरन है। और ए वाला हमारा कौन सा है बेटा, हमारा ए वाला जो हमारे पास दिया, उससे रिएक्शन कर करके देखते रहेंगे कौन ज़्यादा किससे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो पहले आएगा हमारा कौन सा आएगा, डी सबसे स्मॉलेस्ट है, सी उससे कम, ए उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब डी सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सी से थोड़ा सा ज़्यादा ए, और ए से भी ज़्यादा रिएक्टिव बी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगाया। अगर हम इधर से देख रहे थे तो ये बी हमारे लिए ज़्यादा था, ठीक है, तो बी ज़्यादा ही है वैसे भी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है बेटा आपके पास कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्टिव मेटल, राइट द केमिकल रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप आयरन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या होगा, कौन सी गैस निकलेगी, हमने कहा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। करके देख लेते हैं। ये हमारे पास आयरन है, ये हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये इसको रिएक्ट करके FeSO4 बनाएगा, H2 बाहर निकाल दे, देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ पे। और ये क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सही है, तो देख लेते हैं, Fe है और H2 है, तो Fe यहाँ है, H ये है, तो यानी कि ये डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यानी कि FeSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल लिए, तो देखो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस लिखा है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल ली। फिर हमने कहा एक रिएक्शन बताना है, एक मेटल का रिएक्शन बताना है, अरे कुछ नहीं है, जिंक को फेरस सल्फेट से रिएक्शन करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, कुछ नहीं है यार इसमें, ठीक है। जिंक को FeSO4 से रिएक्शन करवाना है, ZnSO4 और Fe बनेगा। क्या जिंक Fe को वाकई में डिस्प्लेस कर देगा, तो पहले देख लेते हैं जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है और Fe नीचे, यानी कि ये डिस्प्लेस कर देगा, नीचे है ना जिंक से, तो ये रिएक्शन सही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो चलिए नोट करिए बेटा इसको। अब बेटा देखिए, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, ये कुछ नहीं है, आप लोग 10th में आ गए हो बेटा, 9th में पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहते हैं, के एलिमेंट कैसे निकालते हैं। बस मैं आपको दो जो आपकी एग्जांपल दिए वो बता दे रहा हूँ, बहुत ही छोटे छोटे, आप खुद, मुझे मालूम है आपको ये आता है, फिर भी एक बार सुन लिए। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल कौन सा है हमारे पास, ये है। नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन है, क्लोरीन P ब्लॉक में आता है, Na किधर आता है, हमारा S ब्लॉक में आता है। तो हमने कहा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमने कहा सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। अगर इसको के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसको के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। अगर n की वैल्यू हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे तो क्या आएगा, तो पहले आएगा 2 × अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आएगा 2। अगर 2 की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आएगा कितना, 8। अगर 2 की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कर दे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 आएगा। फिर कितना आएगा, 2 × 4 को अगर n की वैल्यू 4 रख दे और 2 का कर दे तो कितना आएगा, 32 आएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 2 32। तो देखो के एलिमेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 8 18 32। तो यानी कि हमें मालूम है कि के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल वाले में 8 और इसमें 18 और इसमें 32 आते हैं, ये तो सभी जानते हैं। 2n² फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ और ये के एलिमेंट आ जाएगा। तो हमने कहा हमें लेना कितना है, हमें लेना है 11। अब 11 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो के एलिमेंट में 11 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले वाले में हमें 11 तक के लाना है क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले वाले में 2 आ सकते हैं, ठीक है। फिर 8 आ सकते हैं, 8 2 10,
10 हो गए, अब चाहिए कितने 11, एक बचा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखो हमने यही लिखा है 281, एटॉमिक नंबर कितना था 11 था। एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पाओगे, तो यहाँ पे 1 आ गया यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ये बताओ सोडियम में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या फुलफिल्ड है, ये 8 2 और 8 तक के तो कंप्लीट है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा सोडियम अपना क्या करेगा Na से Na+ में जाएगा। प्लस का मतलब होता है केमिस्ट्री में कोई भी प्लस का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। जैसे ये Na से Na+ में जाएगा यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ये वही वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जो 1 लिखा है। अब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब इसका कितना नंबर हो गया 2 और 8 हो गया। ये जो बना है हमारा सोडियम का कैटाइन बना। कैटाइन का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे सोडियम का, ये तो सोडियम हो गया, और कैटाइन का मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज वो एनाइन होगा। फिर हमने कहा अब ये मेटल हो गया, अब इससे अगर रिएक्ट करे नॉन मेटल को, हमने कहा नॉन मेटल क्लोरीन ले लेते हैं। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हमने कहा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो हमने कहा अब क्लोरीन का नंबर लेते हैं। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का होता है 17। इसको अगर के एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, तो हमें 17 तक के लेना है, तो पहले आएगा 2 फिर 8 फिर 7, 8 2 10, 10 7 17। तो हमने कहा यहाँ पर क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है 8 की, क्योंकि 8 में स्टेबल होता है हमारा ये वाली शेल जो बनती है KLMN, ये जो शेल बनती है ये हमारी 8 इलेक्ट्रॉन होते तभी स्टेबल होता है। ये तो मालूम है सबको, बचपन से पढ़ लें कि जब तक ये स्टेबल कब होगा, जब ये ऑक्टेट कंप्लीट होगी। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर एक भी कम है 8 से तो वो स्टेबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कितने की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको 7 से 8 मिल जाता। तो हमने कहा यहाँ पर क्लोरीन, देखिए क्लोरीन को पहले डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा, 287 देखिए 287 क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे देखिए क्या था कि Na से Na+ में गया, अब यहाँ पे क्या है Cl से Cl+ में नहीं जाएगा, Cl 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, गेन। तो देखिए Cl ने क्या करा, प्लस करके 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहा, क्योंकि बेचारे को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब ये Cl में हो जाएगा, ये जैसे प्लस में था तो जैसे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। गेन करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो अमीर हो गया, लिया तो है उसने, मांगा तो है, तो Cl- आएगा। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 288 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन, ये 7 था पहले, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लेने पे ये 7 से 8 हो गया, तो देखिए 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा ये मेटल ये नॉन मेटल, सोडियम मेटल क्लोरीन नॉन मेटल। अब इन दोनों को आपस में लड़ाए तो कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हमने कहा बेचारा सोडियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्लोरीन के पास बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हमने कहा दोनों को एक दूसरे से रिएक्शन करवा के 1 इलेक्ट्रॉन को उसकी कमी है तो उनको दे दिया, और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि भैया 2 कंप्लीट शेल है, क्योंकि अभी हमने बताया था पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एल वाले में भी कंप्लीट है 8, तो एक ही बचा हुआ है तो दे दो, तुम तो फिर भी कंप्लीट रहोगे। तो सोडियम ने क्या करा, सोडियम के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास कितने थे, क्लोरीन के पास थे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सोडियम इसको दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ बन जाएगा हमारे पास क्या, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, नमक। तभी तो हमने कहा कि एक मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करके क्या बनेगा, तो हमने कहा यही बनेगा। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमने कहा एक एग्जाम्पल और लिए, सोडियम Na लिया था और Cl लिया था, एक मेटल एक नॉन मेटल। हमने कहा एक और एग्जाम्पल ले लो, एक मेटल नॉन मेटल का, तो हमने कहा मैग्नीशियम एक लिया, फिर से नॉन मेटल में क्लोरीन ले लिया। अब की बार नॉन मेटल वही सेम है क्लोरीन, लेकिन मैग्नीशियम लिया। अब हमने कहा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, KLMN में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 282, 8 2 10, 10 2 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तब तक कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो हमने इस मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को सजाना। अब वो कितने कितने सजाएंगे, पहले वाले में 2 ही सजा सकते हैं, L वाले में 8 सजा सकते हैं, 2 वाले में, N वाले में, M वाले में 2 सजा सकते हैं। तो ये हो गया 282, 2 भी कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन तो भी कंप्लीट, 2 इलेक्ट्रॉन तो भी कंप्लीट, यानी कि ये कंप्लीट है स्टार्टिंग से ही एंड तक। तो हमने कहा मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा,
ठीक है। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा क्योंकि अभी इसको क्लोरीन से भी रिएक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम से Mg+ में गया। प्लस का मतलब कोई चीज़ लूज करा। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब बेटा होता है किसी चीज़ का निकलना। तो देखिए Mg से Mg+ में गया तो कितनी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी यहाँ पे कितने बचे, 2 8 बचा, 2 8, यानी कि ये 2 इसने निकाल दिया और ये 2 कहाँ गया, ये 2 यहाँ आया, +2 माइनस बचा। ठीक है, अब देखिए हमने कहा क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन तो वही पूरा है कि 7 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करा, गेन करा, तो ये 8 हो गया। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ से, अब हमने कहा जैसे इसको आपस में रिएक्ट करें। हमने कहा मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। हमने कहा क्लोरीन के पास कितने हैं, हमने कहा क्लोरीन के पास 7 हैं, 7 हैं Cl, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने कहा ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, बेचारा 8 हो जाएगा। तो हमने कहा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो हमने कहा 1 क्लोरीन और ले लो, क्योंकि क्लोरीन जो होता है बेटा, क्लोरीन जो होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता है। क्लोरीन को 1 क्लोरीन ऐड करने के बाद ऐसे लिखा जाता है Cl2 के फॉर्म में। क्लोरीन प्राइमरी स्टेट में नहीं होता, क्लोरीन सेकेंडरी स्टेट में होता है। Cl को Cl से जब जोड़ोगे तो Cl2 के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखोगे तो ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ऐसे लिखोगे तो पूरा एक कंपाउंड बन जाए, पूरा एक एटम पूरा कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 क्लोरीन और ले लेंगे, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये भी खुश, ये भी खुश। तो यहाँ पे बन जाएगा MgCl, Cl कितने हैं, 2, तो 2 बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा आपका। ठीक है, ये छोटा सा बेटा आप लोग का एक छोटा सा, ये आप पढ़ चुके हो मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा सा समझाना, जो बच्चों को अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये देख लेगा। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आपकी एक्टिविटी आती है, उस एक्टिविटी को हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए।